हाँ जी, आज डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम एमसी साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानना है यूट्रस के बारे में, ठीक है। यूट्रस में लेयर होती है, कितनी लेयर होती है? तो 3 लेयर होती है। सबसे पहले बाहर की एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, ठीक है। मिडल लेयर को हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? इनर को हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम होती है ये 2 प्रकार के डिवीजन में डिवाइडेड होती है, ठीक है। मेन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ध्यान रखना। जो इनर लेयर होती है और मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम बेसल। और दूसरा जो बिल्कुल यूट्रस के अंदर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है। और देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब एमसी साइकिल आता है, तब एक लेयर डैमेज होती है, शेडिंग होती है। तो कौन सी लेयर में शेडिंग होगी? तो वो होगी स्ट्रेटम फंक्शनलिस में शेडिंग होगी। किसमें होगी? शेडिंग, ठीक है। शेडिंग कौन सी लेयर करेगी? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। एंडोमेट्रियम डैमेज होकर बाहर नहीं निकलती, कौन निकलता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। सो ये थी हमारी यूट्रस की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर की मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से फंक्शन करता है या किस तरीके से आता है। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले हमें स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर जनरली आप लोगों को दिखाया गया है स्टेप, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 to 5 डेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। और 5 डेज से लेकर 14 डेज तक हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी फेज? प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। और 14 डेज से लेकर 28 डेज तक कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो ये कहलाती है सिक्रेटरी फेज। कौन सी होगी? सिक्रेटरी फेज, ठीक है। सो इसको समझने के लिए आपको सिंपल एक वर्ड समझना है। देखो, साइकिल चलता है, 2 के अंदर एक होता है ओवरी और दूसरा होता है यूट्रस। ओवरी के अंदर क्या साइकिल चलेगा और यूट्रस के अंदर क्या साइकिल चलेगा? तो हम काउंटिंग कर ले, 0 to 5 डेज और 5 से 14 डेज, 14 से 28 डेज। ये डेज का डिवाइडेशन कर लिया हमने, ठीक है। डेज का डिवाइडेशन करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं ओवरी के अंदर कौन सी फेज आएगी। तो ओवरी के अंदर स्टार्टिंग जो 14 दिन होता है या 14 डेज होते हैं, वहां तक जो फेज होती है उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज बोलेंगे? फॉलिकुलर फेज, ठीक है। और इस फॉलिकुलर फेज के बाद में 14 दिन से 28 दिन तक जो फेज होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ये किसकी फेज है? ये ओवरी के अंदर जो साइकिल चलता है उसके लिए फेज है, ठीक है। और यूट्रस के अंदर स्टार्टिंग 0 से 5 डेज तक के इसके बीच का जो पीरियड है इसमें आएगा ब्लीडिंग फेज। क्या आएगा? ब्लीडिंग फेज। कब? 0 to 5 डेज। और 5 डेज से 14 डेज के बीच में आती है, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी फेज? प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। और 14 डेज से 28 डेज के बीच में आती है, उसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज।
कौन सी फेज बोलेंगे? सीक्रेटरी फेज। 14 दिन से 28 दिन के बीच में कौन सी फेज होती है? तो सीक्रेटरी फेज। अब यहाँ पर एग्जाम के अंदर एक खास पॉइंट आ जाता है कि जो ये ल्यूटियल फेज है और जो सीक्रेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज प्लस सीक्रेटरी फेज, इन फेज को हम अदर किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूटियल फेज और सीक्रेटरी फेज को हम कांस्टेंट फेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कांस्टेंट फेज, क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, एक ही रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कौन सी फेज? कांस्टेंट फेज। ठीक है। सो इनके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लड लॉस कितना हो जाता है वन टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान? ब्लड लॉस, तो एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो लॉस होता है वो कितना होगा? वो अप्रोक्स 40 से 80 ml तक का लॉस होता है। कितना? 40 से 80। और अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज लॉस कितना होगा? तो वो होता है 35 ml। एवरेज लॉस कितना होगा? 35 ml। सो अब हम चलते हैं 1 by 1 स्टेप के अंदर। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, उस साइकिल के अंदर जो स्टेजिंग आती है, उस स्टेज में नंबर 1 स्टेज पर आती है वो है ब्लीडिंग फेज। बट हम यहाँ पर ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट न करके हम स्टार्ट करेंगे कौन सी फेज से? हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। तो हमारी 1 नंबर पर फेज आएगी वो होगी प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है। और प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है? तो आप लोगों को जनरली बेसिक चीजों के बारे में अटेंशन देकर रखना है। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होगा? तो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ये फेज सबसे पहले स्टार्ट कौन सी स्टेज के बाद में होती है? तो इसके जस्ट पहले की स्टेज होती है वो होती है ब्लीडिंग फेज। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं स्टार्टिंग आफ्टर कब स्टार्ट होगी? ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज के जस्ट बाद में क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो हम सिंपल क्या लिखा हमने? स्टार्टिंग आफ्टर ब्लीडिंग फेज की जो ब्लीडिंग फेज थी उसके बाद में तुरंत ये स्टार्ट हो जाती है। अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 15 से 14 दिन का, 5 to 14 डेज। ठीक है। और अब ये फंक्शनिंग कैसे करती है? तो हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं एक पूरी की पूरी सिनेरियो। देखो, सबसे पहले कंट्रोलर आएगा। कंट्रोलर कौन होता है? हार्मोन का कंट्रोल करता है। हार्मोन सभी प्रकार के हार्मोन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हम कह सकते हैं कि कंट्रोलर ऑफ ऑल हार्मोन, सारे हार्मोन का कंट्रोलर कौन है? तो हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है। किसको करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। और जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करता है? ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, और पिट्यूटरी ग्लैंड में आने के बाद में वहां से सीक्रेट करता है गोनेड हार्मोन को। और गोनेड हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पर सीक्रेशन होगा FSH का। किसका होगा? FSH। FSH का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। थोड़ा हाथ मेरा सही नहीं चल रहा, सो इस पे एक साथ लिखते फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। FSH का सीक्रेशन किसने किया? पिट्यूटरी ग्लैंड ने। और FSH का सीक्रेशन होता है कौन सी फेज में? प्रोलिफरेटिव फेज में। ठीक है। अब जब FSH का सीक्रेशन हो रहा है और ये सीक्रेशन क्या करेगा? जब 6 डेज पर पहुंचेगी साइकिल, जब 6 डेज पर पहुंचता है तब साइकिल्स में क्या होता है? एक फॉलिकल्स क्या होगा? यहाँ पर
जो एफएसएच का सीक्रेशन हो रहा है वो एफएसएच का सीक्रेशन क्या करेगा, तो ये एफएसएच का सीक्रेशन ओवरी के अंदर 20 फॉलिकल्स का निर्माण करेगा। क्या करेगा, 20 फॉलिकल्स का निर्माण करेगा। और ये दोनों जो 20 फॉलिकल्स है ये दोनों ओवरी के अंदर प्रोडक्शन में आते हैं, मतलब 20 फॉलिकल्स दोनों ओवरी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब 20 फॉलिकल्स का निर्माण स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, जब 6 डे आता है तब 6 डेज पर जो 20 फॉलिकल्स है उनमें से किसी एक फॉलिकल्स को चयन किया जाता है। फॉलिकल्स को क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, चूज किया जाता है। ठीक है, सेलेक्ट किया जाता है। और ये जो फॉलिकल सेलेक्ट होता है इसी फॉलिकल्स को हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट फॉलिकल्स। तो डोमिनेंट फॉलिकल्स कौन सा है, तो डोमिनेंट फॉलिकल्स वो होता है जिसका डोमिनेंट फॉलिकल्स कौन सा होता है, डोमिनेंट फॉलिकल्स वो होता है जो 20 फॉलिकल्स के निर्माण के दौरान एक फॉलिकल्स अलग से मेच्योर होने लग जाता है, या सिंपल एक जो फॉलिकल्स है उसके अंदर मेच्योरेशन आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डोमिनेंट फॉलिकल्स बनता है वैसे ही बॉडी के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और बॉडी के अंदर रिएक्शन क्या होती है, तो एफएसएच का सीक्रेशन होता है वो डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज एफएसएच सीक्रेशन। और इस एफएसएच के सीक्रेशन को डिक्रीज कौन करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एफएसएच की सीक्रेशन को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से केवल एक डोमिनेंट फॉलिकल्स है उसी फॉलिकल्स को केवल सप्लाई मिलेगी। इसके अलावा रिमेनिंग फॉलिकल्स होते हैं उनको सप्लाई नहीं मिलती है। और जब उनको सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो जो रिमेनिंग फॉलिकल्स है वो कौन सी स्टेज में चले जाएंगे, तो उन सभी फॉलिकल्स के अंदर क्या आ जाएगी, एट्रोपी आ जाएगी। तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग ऑल फॉलिकल्स गोइंग इन फॉलिकल्स गोइंग इन एट्रोपी, गोइंग इन एट्रोपी। ठीक है, बाकी के सारे जितने फॉलिकल्स होते हैं वो सारे फॉलिकल्स किस में चले जाएंगे, एट्रोपी के अंदर। बट यहीं से एक कंडीशन और स्टार्ट होती है, और वो कंडीशन क्या होगी, तो जो एक फॉलिकल्स बना है, डोमिनेंट फॉलिकल्स बना है, ये डोमिनेंट फॉलिकल्स एस्ट्रोजन के प्रभाव से किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स में। किस में चेंज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स में, ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है आपके पास में कि ग्राफियन फॉलिकल्स को निर्माण कौन करवाता है, तो एफएसएच करवाएगा। और जब एफएसएच किसी एक फॉलिकल्स को मेच्योर करता है, डोमिनेंट फॉलिकल्स को मेच्योर करता है, तो वो डोमिनेंट फॉलिकल्स आगे जाकर ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अदर्स जो फॉलिकल्स थे उनके अंदर क्या हुआ, तो जो अदर फॉलिकल्स थे उनके अंदर जनरली एट्रोपी आ गई। क्या हुआ, सारे जितने भी फॉलिकल्स रिमेनिंग थे वो सारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल्स बना। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के बाद में यहाँ पर एक कवरिंग बन जाएगी इनके नीचे, या चारों तरफ जो कवरिंग बनेगी उस कवरिंग को हम किस नाम से जाने जाएंगे, तो उस कवरिंग को हम जानते हैं थिक्का के नाम से। किसके नाम से, थिक्का। ठीक है, एग्जाम में पॉइंट बनता है कि ग्राफियन फॉलिकल्स को कवर करने वाली लेयर किस नाम से जानी जाती है, तो वो लेयर होती है थिक्का। ठीक है, जब ओवुलेशन का टाइम आता है, ओवुलेशन मतलब 14 डेज का टाइम आता है, तब जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है उस ग्राफियन फॉलिकल्स की जो साइज होगी वो कितनी हो जाएगी, ये साइज हो जाएगी 20 mm की। कितनी, 20 mm। कब, जब ओवुलेशन की स्टेज आएगी या 14 डेज की स्टेप आएगी। यहाँ पर हम सिंपल एक डिवीजन और कर दें कि यहाँ तक हमारी प्रोलिफरेटिव फेज खत्म हो जाती है, और उसके बाद में जो नई फेज स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी फेज। क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी फेज।
ठीक है। सिक्रेटरी फेज कितने दिन की होती है? तो ये जनरली 14 दिन से लेकर 28 दिन तक की होती है। कितने दिन की होती है? 14 डेज से 28 डेज। और ये फेज स्टार्ट होगी, इससे पहले क्या होगा? तो ये जो फेज स्टार्ट होगी उससे पहले जो एलएच होता है वो एलएच हाईएस्ट लेवल पर होता है। कहाँ होता है? हाईएस्ट लेवल पर होता है। तो इसको जानने के लिए जनरली हमें एक इमेज देखनी पड़ेगी। सो हम आते हैं एक इमेज के अंदर। यहाँ पर आप देखिए, इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एलएच है वो 14 डेज पर क्या है? हाईएस्ट लेवल पर है। इसके बाद में क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। इसके बाद में क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर एक खास पॉइंट और है, वो क्या है कि एस्ट्रोजन का लेवल होता है, वो एस्ट्रोजन का लेवल स्टार्टिंग में तो हाई रहता है, बट जैसे ही ओव्यूलेशन की फेज आती है 14 डेज पर, वैसे ही वो क्या होगा? डाउन होगा। और सडनली यहाँ पर क्या हो रहा है? डाउन होता है। और जैसे सडनली डाउन होगा तो जो ये साइकिल चल रहा था, इस साइकिल से जो ओवम होता है वो ओवम क्या करेगा? रिमूव हो जाएगा। क्या करेगा? ओवम रिमूव हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल्स बना। ग्राफियन फॉलिकल्स इस साइकिल को तोड़कर बाहर कब निकलेगा? जब एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ से सडनली फॉल करेगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल फॉल करता है तब वहीं से सिक्रेटरी फेज स्टार्ट होती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाईएस्ट होने लगता है। ध्यान देना, एस्ट्रोजन का लेवल फॉल होगा, ओवुलेशन होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल होगा, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगी। सो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखने वाली है। ठीक है। सो ये बाद में जब ओवुलेशन फेज आ जाती है उसके बाद में ये कार्पस कलोसम बनता है, कार्पस स्पंजियोसम बनता है और श्रिंक होने लग जाता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज दिखाई गई है। एस्ट्रोजन और एलएच का लेवल 14 डेज पर हाई रहता है, इसके बाद ये सडनली फॉल करता है। एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, सडनली फॉल करता है, पर एस्ट्रोजन का कार्पस ल्यूटियम के जरिए वापस सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये वापस हाई हो जाता है। ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हाई रहेगा, जैसे ये फॉल करेगा ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी। सो हम चलते हैं हमारे मटेरियल की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि फेज कौन सी आई? फॉलिकुलर फेज बना, ग्राफियन फॉलिकल्स बना, सिक्रेटरी फेज आई। 14 डेज पर ये फेज कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? जब सिक्रेटरी फेज आती है इसके बाद एलएच फेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और जो सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाती है, सिक्रेटरी फेज को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। ड्यूरेशन होता है 15 दिन से लेकर 28 दिन तक, क्योंकि 14 दिन तो हमने उसके अंदर ऐड कर दिया, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 15 दिन से 28 दिन का ड्यूरेशन होता है। किसका? वो होता है सिक्रेटरी फेज का। और यहाँ पर जनरली होता है क्या है? तो यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, कौन से फॉलिकल्स? ग्राफियन फॉलिकल्स। ये ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज हो जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स ये किसमें चेंज हो जाते हैं? तो ग्राफियन फॉलिकल्स चेंज होंगे कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम। ठीक है। कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाते हैं। और कार्पस ल्यूटियम में चेंज जब भी होते हैं तो जनरली यूट्राइन चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें यूट्राइन चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे? तो यूट्राइन चेंजेस के अंदर हमें देखने को मिलता है नंबर 1 एनलार्जमेंट। किसका एनलार्जमेंट? तो यहाँ पर एनलार्जमेंट हमें यूट्राइन ब्लड वेसल्स का देखने को मिलेगा। यूट्राइन ब्लड वेसल्स, इसका एनलार्जमेंट, यूट्राइन ब्लड वेसल्स का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर क्या देखने को मिलेगा? एक्सेसिव म्यूकस का सीक्रेशन देखने को मिलेगा। एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? तो इसके अलावा हमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर एंडोमेट्रियम की थिकनेस। और एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर? तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर होती है, उसके अंदर क्या आ जाएगी? थिकनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी?
थिकनेस आ जाएगी। और कितनी थिकनेस आएगी? तो अप्रोक्स 12 से 18 mm तक की थिकनेस आ जाएगी। इसके बाद हमारी जो फेज आती है, हम एक फेज और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और वो फेज कौन सी होगी? वो होगी प्री मेंस्ट्रुएशन फेज। कौन सी फेज होगी? प्री मेंस्ट्रुएशन फेज। प्री मेंस्ट्रुएशन फेज, प्री मेंस्ट्रुएशन फेज। और प्री मेंस्ट्रुएशन फेज का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक फेज। क्या बोलते हैं? इस्चेमिक फेज। इस्चेमिक का मतलब क्या होता है? डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड वसल्स, ब्लड वसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी। और यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 25 दिन से लेकर 28 दिन तक का। अगर नॉर्मल मेंस की बात करें तो ये जनरली 25 दिन से 35 दिन का होता है। टोटल अगर नॉर्मल बात करें तो कितने दिन का होगा? 25 दिन से 35 दिन तक का। ठीक है। और अगर मदर कंसीव नहीं कर पाती है, फ्यूजन नहीं होता है, जाइगोट का प्रोडक्शन नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होगा? हार्मोन LH एंड FSH एंड प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन है वो कम हो जाएगा। 3 हार्मोन का सीक्रेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। अब कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन डिक्रीज होगा? तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो कौन कौन से हार्मोन है? तो पहला है प्रोजेस्टेरोन, पहला है FSH, दूसरा है LH, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन। इन 3 हार्मोन का सीक्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। और जैसे इनका हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाएगा। जैसे इन हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा, जैसे ही ब्लीडिंग फेज आ जाएगी। क्या होगा? ब्लीडिंग फेज आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर एक खास पॉइंट और आ जाता है कि फीमेल बॉडी के अंदर कोर बॉडी टेम्परेचर कब बढ़ता है? तो फीमेल बॉडी के अंदर कोर बॉडी टेम्परेचर 14 डेज या सीक्रेटरी फेज जब स्टार्ट होती है तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग फेज होती है इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर जो स्ट्रेटम लेयर थी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर थी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर थी, उस लेयर के अंदर क्या होगा? शेडिंग होने लगेगी। क्या होगा? शेडिंग होने लगेगी। और शेडिंग होकर जो 18 mm तक की जो लेयर थी वो डैमेज होकर 3 से 5 mm तक की लेयर में बचती है जब मेंस्ट्रुएशन एंड होता है या जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 5वां दिन होता है। तब अगर हम एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम बेसल्स स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर को देखेंगे तो उसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 3 से 5 mm, जबकि जो सीक्रेटरी फेज थी उसके अंदर जो थिकनेस थी वो कितने थी? वो थी 14 से 18 mm। सो यहाँ पर क्या होता है? शेडिंग हो जाती है, एंडोमेट्रियम की फंक्शनलिस लेयर होती है वो डैमेज होकर बाहर निकल जाती है। और इसको रीअपियर कराने के अंदर कौन मदद करता है? तो स्ट्रेटम बेसल। कौन मदद करता है? स्ट्रेटम बेसल। ठीक है। ये मदद क्या करेगी? उसको वापस बनाने की, क्योंकि बेसल का जनरली मतलब होता है जर्म लेयर। क्या होता है? जर्म लेयर। ठीक है। सो जर्म लेयर इसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो ये था हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। थैंक यू ऑल। एक्सीड में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।